सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जैंगड़ में। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपका जो पेपर नंबर 7 हुआ था, ठीक है, पेपर नंबर जो आपका 7 हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं 120 प्रश्नों का पूरे का। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय नियंत्रण का मुख्य साधन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके संसद, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है मजदूरी, लाभ, लगान एवं ब्याज प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। तो इनमें आप क्या आएगा, ये साधनों के मौलिक साधनों के मालिकों की मौद्रिक आय, ये क्या है, साधनों के मालिकों की मौद्रिक आय है। ये मजदूरी है, लाभ है, लगान है, ब्याज है, ठीक है, ये ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा क्या नाम है? कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा नाम है नगद शेष समीकरण। क्या है? नगद शेष समीकरण। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बात करें शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषताओं की, तो ये जो वस्तुएं होती हैं इन पर अपरिवर्तन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, उपभोग की प्रतिद्वंदता जो है वो नहीं रहती है, ये निःशुल्क होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा अपरिवर्तनीयता, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? देखिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है उत्पाद परस्पर विभेदित होता है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि जो उत्पादन है वो परस्पर विभेदित होते हैं, ठीक है, और इसने दे रखा है एक रूप उत्पादन, ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न है प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी फर्म वह है जिसकी वस्तु का मांग वक्र, जिसकी वस्तु का जो मांग वक्र है गिरता हुआ भी हो और कम लोचदार वाला भी हो, ठीक है। तो इसका आपका होगा सी, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 नंबर प्रश्न, 7वां प्रश्न है किसी किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है, किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है। तो देखिए करापात होता है। क्या होता है? करापात होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कर का विवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 के अंतर्गत तारांकित निर्यात ग्रहों की को वर्गीकृत किया गया है। तो आपके 8वें का जो आंसर होगा वो होगा 5 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों की, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है राज्य सरकारों के कर राजस्व का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है? बिक्री कर भी है, भू राजस्व कर भी है, राज्य आबकारी कर भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 साधन x तथा y की MRTS समोत्तवाद वक्र पर कैसी होती है? तो ये पहले आपको क्लास में आपको बताया हुआ भी है। तो MP, ठीक है, ये x वस्तु की MP बटे y वस्तु की MP, ठीक है, ये दे रखा है इसने, ठीक है। और इसके बाद में बात करें 11वें प्रश्न की, भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी, किसने की थी? ठीक है, तो ये झा कमेटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? झा कमेटी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसके बाद में 12वां प्रश्न है प्रोफेसर से के नियम के प्रमुख आलोचक थे, कौन थे? तो केन्स थे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे, नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कौन सा एक स्रोत सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता है? तो इसमें कर है आएगा, आपके सार्वजनिक उद्यमों के अधिक्य भी आएंगे, अंतरण भुगतान भी आएगा, ठीक है। तो इसमें आपके डी ऑप्शन जो है ना आंतरिक ऋणों और जमाओं का जो संग्रहण है, ठीक है, ये जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में 14वां प्रश्न है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय वाले राज्यों का क्रम है, सर्वाधिक राष्ट्रीय आय वाले राज्यों का क्रम है, ठीक है, जिसमें आपके पंजाब, गोवा, हरियाणा, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये करंट का नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, 15वां प्रश्न है मूल्यवर्धित कर स्वरूप है, मूल्यवर्धित कर स्वरूप है किसका? तो ये विशिष्ट और अप्रत्यक्ष कर का है, विशिष्ट तथा अप्रत्यक्ष कर का है, ठीक है। 16वां प्रश्न है पूर्ण एकाधिकार क्या है? एक कल्पना है। पूर्ण एकाधिकार क्या है? एक कल्पना है, ठीक है, ये वास्तविकता नहीं है, समानता पाया भी नहीं जाता है, ठीक है, तो ये एक कल्पना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की।
17 नंबर प्रश्न देखिए कि जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपके द्वितीय अवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वितीय अवस्था से संबंधित है। द्वितीय अवस्था जो है जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को प्रकट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में अधिक गिरावट होती है, ठीक है, तो इसका होगा बी। इसके बाद में 18वां प्रश्न है पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपके किसका है? बेंजामिन का है, ठीक है। इसके बाद में 19वां प्रश्न है उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है तो धनात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद में 20वां प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान होता है? तो द्वितीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान होता है, ठीक है। 21वां प्रश्न है कि आयताकार अति प्रबल्य आकार का वक्र इनमें से कौन सा है? तो जो AFC वक्र है वो आयताकार अति प्रबल्य आकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है? आयताकार अति प्रबल्य आकार का होता है, ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, यदि CP यानी कि निजी उपभोग व्यय, CG सरकारी उपभोग व्यय, IP निजी विनियोग पर व्यय, IG सरकारी विनियोग व्यय, E निर्यात है और I यहाँ पर आयात है, ठीक है, तब कौन सा कथन इनमें से सत्य होगा? 22 नंबर प्रश्न है, तो इसमें आपके आ जाएगा GNP MP, ठीक है, GNP एट MP बराबर CP प्लस CG प्लस IP प्लस IG प्लस E माइनस आई, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है कि व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आपका आएगा वितरण। क्या आएगा? वितरण, ठीक है। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है कि फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या समीकरण है, कौन सा समीकरण है? तो इसमें आपके ए आ जाएगा MV बराबर PT, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर MV जो है वो मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, और जो PT है वो वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल मौद्रिक व्यय यानी कि मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपके वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न है कि यदि P यानी कि वस्तु की इकाई का मूल्य हो तो कैम्ब्रिज समीकरण निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका आपका होगा P बराबर M/KR, ए हो जाएगा इसका 26 का। 27 नंबर प्रश्न है स्फीति संबंध प्रतिरोध यानी कि स्टैगफ्लेशन से आपका क्या तात्पर्य है? तो आपके 26 में आएगा उच्च बेरोजगारी अवधि में उच्च मुद्रास्फीति, ठीक है। इसके बाद में आपके 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न है मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत किसने दिया था? 28 नंबर प्रश्न, तो ये आपके आएगा सिडनी एस अलेक्जेंडर ने, ठीक है। इसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, तो क्या होता है? योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इसके बाद में 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सा है? इनमें से शुद्ध समीकरण कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसने दे रखा है GNP बराबर C प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम। तो देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पर इसने ये माइनस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, और एक्स माइनस एम होता है। तो ऐसे ही आपके आएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपको क्लास में अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत में भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? तो 31 नंबर में आपका बात करें तो ये सदैव संतुलन में रहा है। ये क्या है? सदैव संतुलन में रहा है, ठीक है, आपका 31 नंबर का C होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न देखिए कि आधुनिक अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित विचारधारा से प्राप्त करते हैं। तो आपके जो 32 नंबर में आएगा IS वक्र, ठीक है, क्या? IS वक्र, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? कौन सा गलत है? बात करें राष्ट्रीय आय बराबर, ठीक है, GNP साधन कीमतों पर माइनस मूल्य ह्रास, ये सही है। राष्ट्रीय आय बराबर NNP साधन कीमतों पर, ये भी सही है, NNP को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं।
ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज, ये भी सही है, ठीक है। कौन सा गलत बताना है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो यही ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर बचत प्लस उपभोग नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिशत विभ्रम निकालने का सूत्र क्या है, विभ्रम निकालने का सूत्र क्या है, तो आपके जो ए नंबर ऑप्शन है ए माइनस ई बटे ई इंटू 100, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की, कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन है उपभोक्ता की अतिरेक की मात्रा सामाजिक कल्याण की अवस्था को दिखाती है, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। इसके बाद में बी नंबर ऑप्शन है उपभोक्ता अतिरेक व्यापार के लाभों के कुल योग का मापक होता है, तो ये भी इसकी सही बात है। सी नंबर किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है, तो ये इसका जो है कथन सही नहीं है। उपभोक्ता अतिरेक किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, ठीक है, और सामाजिक कल्याण के स्तर को भी बताता है, ठीक है। तो इसका आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें 36 नंबर प्रश्न की। 36 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, 36वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। साधन कीमत प्रभाव बराबर उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव, तो यही इसका सत्य कथन होगा, 36 का होगा आपके ए नंबर, ठीक है। इसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है। तो बात करें इनमें से वस्तु वेद की पूर्ण अनुपस्थिति पाई जाती है, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता भी पाई जाती है, ठीक है। परिवहन लागतों का अभाव भी पाया जाता है, लेकिन विक्रय लागतों की उपस्थिति जो है, ठीक है, वो इसमें इसकी आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है। तो इसका आपके आएगा डी नंबर, ठीक है। इसके बाद में 38 नंबर थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक कौन है, तो आपके न्यूमैन मॉर्गस्टन है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की बात करें कि वस्तु की मांग मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिणाम स्वरूप संबंध की व्याख्या की जाती है, तो इसकी व्याख्या की जाती है मांग की लोच के संबंध में, मांग की लोच के आधार पर भी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न देखिए कि एकाधिकार में आयताकार अतिप्रबल्य वक्र होता है, आयताकार अतिप्रबल्य वक्र होता है, तो जो ए आर वक्र है वो होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके ए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की, सांख्यिकीय माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है, तो वो है आपके मध्य का, ठीक है। इसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है कि बजटीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था की जाती है, बजटीय घाटे की व्यवस्था की जाती है, तो केंद्रीय बैंक से उधार लेकर भी की जाती है, ऋणों द्वारा भी की जाती है, बचतों द्वारा भी की जाती है, तो इसका होगा आपके डी, 42 का होगा डी, ठीक है। इसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 43 नंबर आपके, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 1982 में, ठीक है। इसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था के मौद्रिकीकरण को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है, तो आपके इसमें आएगा सी, क्या आएगा, ठीक है, M1, इसके सी ऑप्शन नंबर आ जाएगा M1 बटे, ठीक है, ये जीडीपी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जेबीसे का है, ठीक है। इसके बाद में 46 नंबर प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो घरेलू क्षेत्र का ही है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर प्रश्न देखिए, संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य रहा है, संपूर्णता की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन आएगा न्याय के साथ विकास करना, क्या, न्याय के साथ विकास करना, ठीक है। इसके बाद में 48 नंबर प्रश्न देखिए, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, तो ये आपको पहले बताया हुआ है, ऋणात्मक होती है, ठीक है, क्योंकि ये वस्तु कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, तो ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आंकड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर आएगा आपके 183, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि
किस बाजार संरचना में किसी फर्म का मांग वक्र, उसका औसत आगम वक्र व सीमांत वक्र भी होता है, तो वो आपके होगा पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें फर्म का मांग वक्र, उसका औसत आगम वक्र व सीमांत आगम वक्र होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है, तो आपके आएगा नाबार्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की कि निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो इसमें आपके आएगा ब्याज अनुदान। क्या आएगा? ब्याज अनुदान। ठीक है, इसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है कि गार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, तो इसमें आपके बात करें लगान सीमांत भूमि पर उत्पादन की लागत के बराबर है, ये ऑप्शन इनका गलत है। ठीक है, दूसरा लगान उत्पादन लागत के ऊपर जो शुद्ध अतिरेक है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी, 53 का होगा बी। रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि लगानहीन होती है। ठीक है, और लागत अधिसीमांत भूमि पर प्राप्त होती है, जो कि सीमांत भूमि के उत्पादन पर अतिरेक होता है। ठीक है, इसके बाद में 54 नंबर प्रश्न है, भारत में हीनार्थ प्रबंधन किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, 54 नंबर प्रश्न है। तो आपके जो सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के जमा कोषों पर भी, ठीक है, रिजर्व बैंक को व्यापारी उधार लेकर, ठीक है, नए नोट छाप कर, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है, वितरण में असमानता का रेखीय चित्रण, वितरण में असमानता का रेखीय चित्रण वक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कौन से वक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आपके लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 56 नंबर है, फ्रेंच अर्थशास्त्री कुर्नो का मॉडल किस प्रकार के बाजार से संबंधित है, तो ये आपको क्लास में भी आपको बताया हुआ ही है। ठीक है, तो आपके द्वैधाकार आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में 57 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व व्यापार संगठन में किस अतिरिक्त उद्देश्य को सम्मिलित किया गया, कौन सी अतिरिक्त उद्देश्य को सम्मिलित किया गया, तो इसमें अगर बात करें 57 नंबर में, तो अविरत विकास को, अवधारणा को भी, सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार को भी, पर्यावरण संरक्षण को भी, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का डी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन हेरल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है, तो कौन सी इनमें से मान्यता नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है, ये इसकी मान्यता नहीं है। जबकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है, ये है। पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास नहीं होता है, बचत एवं विनियोग उसी वर्ष की आय से संबंधित होते हैं, ये इसकी मान्यताएं हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर है, तो इसमें देखिए बाजार संरचना के किस रूप में एक फर्म का अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य रहता है। ठीक है, तो इसमें आपके आएगा पूर्ण प्रतियोगिता में, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न की। 60 नंबर प्रश्न, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जीएनपी को, ठीक है, तो आपको पता ही होगा एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके डी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ देश के कुल उत्पादन में कृषि और संबंध क्षेत्रों का अंश घट गया है, यह घटकर लगभग कितना हो गया था? ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 62 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये प्रश्न आपके पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो प्रोफेसर हैबरलर का ये कथन है। ठीक है, इसके बाद में 63 नंबर प्रश्न देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किस परिस्थिति में एक फर्म उत्पादन बंद कर देती है, तो इसमें आएगा यदि जो पी कीमत है वो एबीसी से क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, 63 नंबर में आपके ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न की, मूल्य ह्रास से आयात होते हैं। ठीक है, अधिक महंगे क्या होते हैं? अधिक महंगे। मूल्य ह्रास से स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम होता है और आयातित वस्तुओं पर अधिक मुद्रा व्यय करने के कारण आयात अधिक महंगे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न, किसे नोट छापने का एकाधिकार है, किसे है? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, इसका ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की उन्नतोत्तर होता है, क्योंकि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है क्योंकि उस वस्तु का,
ठीक है, जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है उसका जो महत्व है वो घटता जाता है। ठीक है, इसका आपके होगा बी नंबर, क्या होगा, बी होगा, तटस्थ वक्र के मूल बिंदु होने का कारण। ठीक है, जैसे जैसे जो उपभोक्ता है, ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे जो है दूसरी जो वस्तु है, ठीक है, उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। इस कारण से जो है आपके जो वक्र जो होगा वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न देखिए। भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग अपनी वास्तविक आय को छिपा ले जाने में सफल रहते हैं, वहां निम्न में से किस कर की वृद्धि सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित होगी। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका होगा संपत्ति कर। ठीक है, इसके बाद में बात करें 68 नंबर, 12वीं वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए वैध थी। ये भी प्रश्न आपके पहले आ चुका है। ठीक है, 2005 से 2010 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 69। ठीक है, 69 नंबर देखिए, मुद्रा की मांग के किन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग होती है, मुद्रा की वास्तविक मांग होती है। तो इसमें जो आपका आएगा ब्याज के प्रति लोचदार और आय के प्रति लोचदार, इसके आपके ए और सी, 1 और 3। ठीक है, तो इसके आपके बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न देखिए, एक फलन से तात्पर्य होता है, एक फलन से तात्पर्य होता है एक आश्रित चर तथा एक स्वतंत्र चरों के बीच का संबंध। ठीक है, एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच में संबंध। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 71, शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या अक्सर निम्न संदर्भ में दी जाती है। ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है संरक्षण। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, रोस्टव के सिद्धांत में परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। ठीक है, तो ये जो है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना स्वयं स्फूर्ति अवस्था के पश्चात आता है। ठीक है, डी हो जाएगा। इसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत संबंधित नहीं है, तो कुल परिवर्तनशील लागत से तो इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे ऑप्शन नंबर कुल स्थिर लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से या कुल लागत से, तो आपके जो 73 नंबर का है वो उसका बी होगा, कुल स्थिर लागत से। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 74 नंबर प्रश्न, शून्य आधार बजट जीरो बेस बजट का क्या आशय है। तो इसका है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना जैसे वह नहीं हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए 75 नंबर प्रश्न देखिए 75, भारत में निम्न में से किस राज्य में बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक है। कहाँ सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसमें, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 76 कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो बात करें यहाँ पर के बराबर क्या आएगा आपके 1/1 माइनस MPC। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखी है, सीमांत बचत प्रवृत्ति दे रखी है। ठीक है, तो बचत प्रवृत्ति में यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा 1/MPS। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर 1 आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है, इसका पॉइंट हटा दो। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 10 से 2 को काट दो। ठीक है, इसे काटते हैं तो आंसर आता है 5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग की रेखा, सामान्यतः मांग की रेखा जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ठीक है, तो इसका आपके होगा बी। ठीक है, क्या होगा, बी नंबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंकों को खुले बाजार में की गई क्रियाओं के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। तो इसमें बात करें तो खुले बाजार क्रियाओं की बात करें तो ये क्रियाएं अर्थव्यवस्था में तरलता के परिमाण एवं ब्याज की दर की संरचना के नियमन के लिए जानी जाती है। इसका होगा आपके बी नंबर। ठीक है, इसके बाद में 79 नंबर है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो आपको बता दें
ये अल्पकाल से संबंधित है, जबकि जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है वो दीर्घकाल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में 80 नंबर है कि संघ की शुद्ध कर राजस्व प्राप्तियों में से राज्यों के अंश के आवंटन के 12वें वित्त आयोग ने सर्वाधिक बार जिस मानक को दिया है वो मानक कौन सा है? तो इसमें आप क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 81 नंबर प्रश्न देखिए, 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? कौन सा न्यूनतम तरल है? तो इसमें आपके अचल संपत्ति आ जाएगा। ठीक है। अचल संपत्ति न्यूनतम तरल होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें 82 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार होता है क्योंकि लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण। रिकार्डो का सिद्धांत याद कीजिए। ठीक है। इसके बाद में एक प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? एक प्रतियोगी बाजार में अगर फर्म के मांग वक्र की बात करें तो वो आपके होता है ए आर बराबर एम आर, ए आर बराबर एम आर। ठीक है। जो एक प्रतियोगी बाजार में जो एक फर्म का मांग वक्र है तो वो जो है क्षैतिज अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। ठीक है। इसमें आप क्या आएगा? ए नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 84 नंबर, 84 नंबर, एक देश का भुगतान संतुलन आलेख प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? किसी निश्चित अवधि में अन्य देशों के साथ इसके समस्त आर्थिक लेन देन। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है तो इसमें आएगा सभी साधनों को। क्या आएगा? सभी साधनों को मिलता है, सभी साधनों को। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर प्रश्न। तो 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है। वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, और आपके सी नंबर ऑप्शन है परिवहन लागतों का अभाव। ठीक है। तो इसमें जो है आपके 86 नंबर में आपके आएगा विक्रय लागतों की उपस्थिति। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद में देखिए 87, यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% की वृद्धि होती है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो आपको बता दें कि जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधन में वृद्धि की जाए और उसी अनुपात में अगर जो है उत्पादन में वृद्धि होती है तो वो आपके स्थिर होगा। अगर उससे कम होती है तो ह्रासमान होगा, उससे अधिक होती है तो वृद्धिमान होगा। तो यहाँ पे कम हो रही है तो आपके आएगा पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के एक साधन के सीमांत उत्पादन और सीमांत आय उत्पाद के मानों में कोई विसंगति नहीं होगी यदि ए आर बराबर एम आर, ए सी बराबर एम सी, टी सी बराबर टी आर, ए सी बराबर ए आर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन यही है हमारे। ठीक है। तो इसमें आपके बात करें 88 नंबर प्रश्न की तो इसमें आपके जो आंसर है सही आंसर होगा कि ए आर बराबर एम आर। ठीक है। यानी कि सीमांत उत्पाद और सीमांत आय ठीक है के मान के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो आपके इसका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 89 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कृषि आयकर निम्नलिखित सरकारों में किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें आप क्या आएगा? सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ही ये लगाया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो ये आप क्या आएगी? राष्ट्रीय आय। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न देखिए, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति कैसी होगी? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की होगी। कैसी? प्रच्छन्न बेरोजगारी की होगी। ठीक है। श्रम जिनकी उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणक का संबंध है। गुणक का संबंध जो है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा, बचत प्रवृत्ति से उल्टा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। ठीक है। इसके बाद में 93 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त करेंसी। ठीक है। प्रयुक्त करेंसी
कन्वर्टेबिलिटी की उत्पत्ति निम्नांकित में से किसमें हुई थी? तो इसका आप क्या आएगा, ना तो IMF योजना, मार्शल योजना, वाशिंगटन सहमति, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद में 94 नंबर है, निवेश दर 12% तथा जनसंख्या वृद्धि दर 2% दिए होने पर 3:1 का पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी होगी? तो यहाँ पर वृद्धि दर की बात करें तो आपके यहाँ पर बात करें तो आपके फॉर्मूले की बात करें तो आएगा निवेश दर बटा में पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो निवेश दर 12 है, ठीक है, और पूंजी उत्पाद अनुपात 3 है, इसे करेंगे कैंसिल तो आएगा 4। कितना आएगा? 4। ठीक है। अब उसने जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखनी है तो इस पर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 2%। कितना? 2% आ जाएगा। ठीक है। ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद में 95, मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होगा? अगर यहाँ पर बात करते हैं मांग की आय लोच की, तो वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में आय में अनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो इसके आपके आएगा ए नंबर ऑप्शन। क्या आएगा? ए नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो 95 का आपके ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 96 नंबर देखिए, शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है बात करें तो ये आपके लाभ सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाभ सिद्धांत से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन जो है वो शाकिल के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 97 है, मुद्रा बाजार से असंगठित भाग में है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो आपके आएगा इसके साहूकार। क्या आएगा? साहूकार। ठीक है। इसके बाद में बात करें 98, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? अल्पाधिकार में कितनी होती है? ठीक है। तो आपको बता दें, अल्पाधिकार जो है मार्केट की, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें सामान्यतः जो है विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली जो है फर्मों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है। और लगभग यहाँ पर हम बात करें तो ये 10 से कम होंगी। क्या होगी? 10 से कम होंगी, ना तो बहुत अधिक, ना 20 से अधिक, ना मात्र 1 होगी। ठीक है। तो इससे 10 से कम। इसके बाद में 99 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार के कर राजस्व के वर्तमान 2 सबसे बड़े सोर्स कौन से हैं? तो आपको बता दें, उत्पाद शुल्क, निगम कर। इसमें आपके आएगा जो है डी। ठीक है। क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न की। 100वां प्रश्न हम कर रहे हैं, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, सही कूट बताइए। तो आपका 100 नंबर प्रश्न है RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा जो है इन्होंने बीमा क्षेत्र में सुधार, ठीक है, और सी रंगराजन का संबंध जो है वो रिजर्व बैंक के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं ये। ठीक है। यहाँ पर बात करें अपने बात करें इसकी तो बीमा क्षेत्र में सुधार, ठीक है, और रंगराजन की बात करें तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर थे। और बात करें नरसिम्हन की बात करें तो ये इन्होंने बैंक क्षेत्र में सुधार का कार्य, ठीक है, और ओंकार स्वामी आपके जो ऑप्शन रह गया औद्योगिक रुग्णता। ठीक है। तो इसमें आपके बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठ रहा है? तो आपके इसमें आपके आएगा जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 101 नंबर प्रश्न। देखिए 100 प्रश्न आपके हो चुके हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रश्न में कोई गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसे अन्यथा न लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 101 नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण के संदर्भ में, उदारीकरण और भूमंडली के संदर्भ में नियोजन की कोई भूमिका नहीं होती, नियोजन की निश्चित भूमिका है, निर्धनों को सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराने में नियोजन की भूमिका है, नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आपकी बात करें, नियोजन की निश्चित सांकेतिक यानी कि भूमिका है, ठीक है, और निर्धनों को सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराने में नियोजन की भूमिका है। तो 2 नंबर और 3 नंबर आपके सही है। ठीक है। तो इसका होगा डी। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है कि पूंजी को स्थिर करके यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ाएं तो श्रम का औसत उत्पाद अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो
एक पैनल के द्वारा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये आपके आ गया कुल उत्पादन। ये आपके मान लीजिए क्या है, कुल उत्पादन है, ठीक है। कुल उत्पादन जहाँ पर अधिकतम होगा वहाँ पर आपके जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं औसत उत्पादन बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके औसत उत्पादन आ चुका है, ये आपके सीमांत उत्पादन है। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है पूंजी को स्थिर करके यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ाएं तो श्रम का औसत उत्पादन अधिकतम कहाँ होगा। तो औसत उत्पादन यहाँ पर बात करें तो ये पहली स्थिति है, ठीक है। ये जहाँ पर तीनों में ही वृद्धि हो रही होती है, ठीक है। और इसके बाद में जब ये घटना शुरू हो जाता है उत्पादन, कुल उत्पादन, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है। इसके बीच की स्थिति है जिसे दूसरी स्थिति बोलते हैं, ठीक है, दूसरी अवस्था। तो यहाँ पर बात करें तो जो प्रथम चरण के बाद, ठीक है, प्रथम चरण के बाद जो दूसरा चरण होता है उसमें जो औसत उत्पादन है वो आपको अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में जो है वो औसत उत्पादन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो इसका होगा आपके बी नंबर, ठीक है, पहले चरण के अंत में, ठीक है, ना दूसरे चरण के अंत में, ठीक है। पहला चरण का जब अंत होगा उसके बाद में दूसरा चरण शुरू होगा तब, ठीक है। के बाद में 103 नंबर प्रश्न है, ब्याज दर अनिर्धारणीय है। तो ये प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार भी सही है, ऋण योग्य वित्त सिद्धांत के अनुसार भी, तरलता डिमांड के सिद्धांत भी, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने 104 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक आधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, कौन सा आधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो इसमें आपके आएगा 104 नंबर में आपके आएगा जो है मूल्य नीति का अनम्य होना, मूल्य नीति का अनम्य होना, ठीक है, इसमें आपके ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 105 नंबर, एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत समोत्पाद वक्र जो है वो एक सीधी रेखा जो है वो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में होती है, ठीक है, इसका आ जाएगा आपके ए। इसके बाद में 106 नंबर प्रश्न देखिए कि दिए गए आरेख में दो समानांतर मांग वक्रों D1 तथा D2 में मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस पर बात करें हम, ये प्रश्न आपको मैंने पहले भी कभी दिया था, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपके ए पर बी की अपेक्षा अधिक होगी, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए पर बी की अपेक्षा अधिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम, अगर यहाँ पर बात करें बिंदु लोच विधि से तो सूत्र होता है निचला हिस्सा बटा में ऊपरी हिस्सा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो बी बिंदु पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात करें हम बी बिंदु पर बात करें तो यहाँ पर आपके आएगा BD2 बटा में BD2, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें ये जो लाइन है इसे हम कोई बिंदु नाम दे देते हैं, इसे हमने नाम दे दिया, इसे सी, क्या नाम दे दिया हमने, सी नाम दे दिया, ठीक है। अब ये आपके आ जाएगा, ठीक है, ओ सी, ठीक है, ओ सी बटा में ओ सी, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा लिया है BD2 लिया है तो इसके सामने ओ सी आ जाएगा, और ऊपरी BD2 लिया है तो अब हम लिखेंगे CD2, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम CD2। अब यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है कि जो बिंदु ए है उससे जो है, ठीक है, बिंदु ए पर जो मांग की लोच है बी बिंदु से अधिक है, ठीक है, बी बिंदु से अधिक है। क्यों अधिक है, यहाँ पर हम ए बिंदु पर और बात कर लेते हैं। तो ए बिंदु पर बात करें तो इसमें आपके जो मांग की लोच होगी जो AD1 बटा में आपके आएगा AD1 बटा में AD1, निचला हिस्सा बटा में ऊपरी हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके आ जाएगा OD1 बटा में CD1, ठीक है। अब यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि जो CD1 जो है, ठीक है, ये कम है, किससे कम है, ये CD2 से कम है, CD2 से कम है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो बिंदु ए पर है वो बी की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 107 नंबर प्रश्न की
रैखिक मांग फलन के संदर्भ में जब किसी फर्म का कुल आय वक्र महत्तम की ओर अग्रसर होता है तो इसमें आपके आपके आ जाएगा, तो कीमत क्या होगी, तो कीमत जो है अगर बात करें रैखिक मांग फलन के संदर्भ में, अगर कुल आय वक्र जो है महत्तम की ओर अग्रसर होता है तो कीमत जो है निरंतर गिरती है। क्या होती है, कीमत निरंतर गिरती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 108 नंबर प्रश्न। तो स्लुस्की प्रमेय बताती है, क्या बताती है कि मूल्य प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में नियोजन। ठीक है, तो इसका आपके डी हो जाएगा। इसके बाद में 109 नंबर प्रश्न है कि यदि मांग वक्र अति प्रबल्याकार हो, ठीक है, अति प्रबल्याकार हो तो वक्र प्रत्येक बिंदु को बाईं से दाहिनी ओर प्रदर्शित करेगा। तो इसमें हम बात करें 109 नंबर में, तो यदि मांग वक्र अति प्रबल्याकार हो तो वक्र प्रत्येक बिंदु को बाईं से दाहिनी ओर प्रदर्शित करेगा। घटता हुआ कुल व्यय या बढ़ता हुआ कुल व्यय या स्थिर व्यय या बढ़ता हुआ कुल व्यय, तो इसमें आएगा स्थिर कुल व्यय। क्या आएगा, स्थिर कुल व्यय आ जाएगा। ठीक है, आयताकार अति प्रबल्याकार, ठीक है, मांग वक्र की स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर इकाई, मांग की इकाई है वो इकाई के बराबर होती है, इसलिए जो है कुल स्थिर लागत जो है इसलिए यह जो स्थिर कुल व्यय को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 110 नंबर प्रश्न कि यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के बावजूद वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो 110 नंबर में आपके ये कह रहा है कि कीमत में गिरावट के बावजूद मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कीमत में कमी होगी लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या आएगा, शून्य। क्या आएगा, शून्य। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मांग का संकुचन होता है, जब मांग का संकुचन कब होता है, जब संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जब संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, इसके कारण हम बात करें, इसके बाद में हम बात करेंगे 112 नंबर प्रश्न है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर। ठीक है, 113 नंबर प्रश्न है उत्पादन फलन निम्न के मध्य को व्यक्त करता है, तो इसमें आप क्या आएगा, आगत और निर्गत के मध्य जो संबंध को है जो है उत्पादन फलन व्यक्त करता है। ठीक है, उत्पत्ति के साधन, ठीक है, और उत्पत्ति की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि Q बराबर FL के। ठीक है, आपके ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सरोहेलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर बात करें हेक्सरोहेलिन के सिद्धांत की मान्यता की बात करें तो ये 2x2x2 मॉडल है। ठीक है, दो देश दो वस्तु दो साधन। ठीक है, श्रम तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है ऐसा माना जाता है, संसाधन को पूर्ण रोजगार है, दोनों देशों के मध्य स्वतंत्र व्यापार है, तकनीकी ज्ञान स्थिर है, उत्पादन के साधन जब वो क्षेत्रीय स्तर पर तो गतिशील है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अगतिशील माना जाता है, और दोनों देशों में जो साधनों की तुलनात्मक उपलब्धता कम भिन्न है। ठीक है, तो ये सारी इसकी हैं। तो इसमें आपके बताएं, तो इसमें आपके जो डी नंबर है ना, तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन होता है, ये इसकी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तकनीकी ज्ञान जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बाद में 115 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो आपके इसमें आपके आ जाएगा जो नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करना है, ये आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 116 नंबर प्रश्न की बात करें कि भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची जिनका व्यापार गैरकानूनी है, जिनका व्यापार निषिद्ध है। तो आपके 116 नंबर प्रश्न में जो है वो आपका आएगा जिनका व्यापार या तो प्रतिबंधित है या निषेधित है या कैनलाइज्ड, यानी कि केवल विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा आयात किया जा सके। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है कि कीनियंस रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है, तो किसकी व्याख्या करता है। 117 नंबर प्रश्न है तो केवल स्वायत्त निवेश की, किसकी, केवल स्वायत्त निवेश की। ठीक है, इसके बाद में 118 नंबर प्रश्न है कि व्यापार अनाधिमान वक्र का प्रतिपादन किसने किया था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका आपके आएगा जेम्स मीड ने। ठीक है, किसने, जेम्स
मीड ने, 118 नंबर का जेम्स मीड आएगा। ठीक है, इसके बाद में 119 नंबर प्रश्न है, क्लासिकीय समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होगा। तो 119 नंबर में आएगा आपके रोजगार में वृद्धि। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव क्या आएगा, रोजगार में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 120 नंबर प्रश्न की, कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की अवधारणा का विकास किया था, किसने किया था। 120 नंबर का आपके आ जाएगा डी आ जाएगा, चैम्बरलिन के द्वारा। ठीक है, चैम्बरलिन के द्वारा। ठीक है, एक नई अवधारणा का विकास किया गया था जिसे एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर नंबर जो 7 था उसका पूरा सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब आप अपने आंसर के साथ मिलान कीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट नहीं हो तो भी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगली क्लास में पेपर नंबर 8 का सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।